नमस्कार। मैं शिवशंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के ज्योग्राफी के स्टूडेंटों के लिए आज का ही कंटेंट का टॉपिक है अपर्दन चक्र का पेंग का सिद्धांत। लास्ट वीडियो में हमने देखा था अपर्दन चक्र की संकल्पना और डेविस का अपर्दन चक्र का सिद्धांत। लगभग डेविस के अपर्दन चक्र के सिद्धांत के समान ही है, लेकिन थोड़ा अलग भी है। ये पेंग का अपर्दन चक्र, इन्होंने भी पहले अपने अपर्दन चक्र में कई मान्यताएं मानी थी तथा अपर्दन चक्र में 3 अवस्थाएं बताई थी। लेकिन डेविस और पेंग के में तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाता है। क्वेश्चन का तरीका कई तरीके से हो सकता है, जैसे कि या तो पूछ सकता है कि अपर्दन चक्र की संकल्पना को समझाते हुए अपर्दन चक्र के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए या फिर ऐसे आ सकता है कि अपर्दन चक्र को परिभाषित करते हुए या भौगोलिक चक्र को परिभाषित करते हुए डेविस और पेंग के अपर्दन के सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, या फिर पर्टिकुलर डेविस या पेंग का सिद्धांत भी पूछ सकता है। तो आइए चलते हैं पेंग के अपर्दन चक्र पर। पेंग जर्मन विद्वान थे जिनका पूरा नाम था वाल्टर पेंग। पेंग ने डेविस के समय आधारित भौगोलिक चक्र की संकल्पना को अस्वीकार करने की दलील पेश की। हमने देखा कि डेविस साहब ने समय के आधार पर चक्र को बताया था, जबकि पेंग ने बताया कि स्थल रूपों के विकास के नए मॉडल का प्रतिपादन करते हुए इसे मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम नाम दिया। पेंग का मुख्य उद्देश्य बहिर्जात प्रक्रमों तथा आकृतिक विशेषताओं के आधार पर धरातलीय संचलन के विकास एवं उसके कारणों की कल्पना करना था। या दूसरे शब्दों में कहें तो स्थल रूपों के विशेषताओं की व्याख्या के आधार पर किसी प्रदेश के विवर्तनिक इतिहास की व्याख्या करना था। अब देखिए, पेंग साहब ने बताया कि उत्थान से पूर्व स्थल खंड के लिए पेंग ने प्राइम रंप नामावली का प्रयोग किया। मतलब जहाँ से इनका अपर्दन चक्र प्रारंभ होता है उसे इन्होंने कहा प्राइमर रंप। ये स्थलखंड की आकृति विहीन समतल प्राय धरातलीय भाग को प्रदर्शित करता है। क्या चीज़? प्राइम रैंप। पेंग के अनुसार स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था, ये चीज़ें किसने कही थी? डेविस ने, का प्रतिफल न होकर उत्थान की दर तथा अपर्दन एवं पदार्थों के विस्थापन की दर के बीच का अनुपात का प्रतिफल है। ध्यान रखिएगा, ये क्या कहा इन्होंने? उत्थान की दर तथा अपर्दन एवं पदार्थों के विस्थापन की दर के बीच का अनुपात है। अब पेंग साहब क्या कहते हैं कि पेंग विश्व के सबसे अधिक गलत समझे जाने वाले विद्वान और थे। ये इसलिए था क्योंकि ये जर्मन विद्वान थे और इन्होंने जर्मन भाषा में ही दिया था। तो वास्तविकता है कि जर्मन भाषा में इनके विचारों के प्रकाशन के कारण पेंग के प्राकृतिक विचारों को सही ढंग से नहीं समझा जा सका। परिणाम स्वरूप कई भ्रांतियाँ उत्पन्न हो गई थी और अभी तक ये भी निश्चय नहीं हो सका कि पेंग ने अपनी इस सिद्धांत में चक्र शब्द का प्रयोग भी किया था कि नहीं। पेंग ने अपने सिद्धांत में संभवतः डेविस की चक्रीय संकल्पना को नज़रअंदाज करने के लिए जानबूझकर अवस्था का प्रयोग नहीं किया और अवस्था के स्थान पर इन्होंने प्रयोग किया इंटीवक्लुम। देखिए, ये वर्ड भी अजीबोगरीब से हैं, इसीलिए इन्हें सबसे अधिक गलत समझा जाने वाला ज्योग्राफी से संबंधित विद्वान माना जाता है। जहाँ पर डेविस साहब ने अवस्थाएं यूज में लिया था शब्द, उसकी जगह पर पेंग ने लिया इंटीवक्लुम, और जिसका तात्पर्य है विकास। इस तरह पेंग ने तरुण, प्रौढ़ और जीर्णावस्थाओं के स्थान पर तरुण, प्रौढ़ और जीर्णावस्था किसने यूज में लिया था? डेविस ने। तो इनके स्थान पर पेंग साहब ने यूज में लिया आफस्ती जिंडे इंटीवक्लुम। इंटीवक्लुम किसको कहा इन्होंने? अवस्था को। और दूसरा है क्लिक फार्मिंग इंटीवक्लुम, और तीसरा है आबस्ती जिंडे इंटीवक्लुम, जिसमें पहली जो अवस्था है
आफस्तिजिंडे इंटीवक्लुंग ये बढ़ती दर से विकास की अवस्था है, जबकि ग्लिक फार्मिंग इंटीवक्लुंग ये समान दर से विकास की अवस्था है, और आबस्तिजिंडे इंटीवक्लुंग ये घटती दर से विकास की अवस्था है। अब इन तीनों अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने एक मान्यता मानी कि स्थल रूपों का विकास प्राइम रंभ में उत्थान के साथ प्रारंभ होता है, और प्राइम रंभ का उत्थान भी कई विभिन्न दरों से होता है। प्राइम रंभ में उत्थान मंद गति से होता है तथा इस उत्थान की अवधि लंबी होती है। इसके बाद त्वरित गति से तथा बाद में समान दर से अपर्दन होता है। अंत में घटती दर से उत्थान होता है और अंततः उत्थान समाप्त हो जाता है। इस दौरान स्थल रूपों का विकास निम्न प्रावस्थाओं से होकर गुजरता है। हमने पहले भी बताया था भी कि आफस्तिजिंडे इंटीवक्लुंग, ग्लिक फार्मिंग इंटीवक्लुंग और आबस्तिजिंडे इंटीवक्लुंग है। इनको मैं समरी के रूप में बता देता हूँ, बाद में आपको पीडीएफ भेज दूंगा, उससे अच्छी तरीके से समझ लेना। आफस्तिजिंडे इंटीवक्लुंग, इसका तात्पर्य होता है कि स्थल रूपों की तीव्र गति से विकास की प्रावस्था है। प्रारंभ में स्थल खंडों में मंद गति से उत्थान होता है, परंतु कुछ समय बाद उत्थान की दर अधिक हो जाती है। उत्थान के फलस्वरूप जलमार्ग, ढाल, प्रवाह, वेग एवं गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण नदियाँ तीव्र गति से घाटी गर्दन द्वारा अपनी घाटियों को गहरा करती है, परंतु घाटी की गहराई में वृद्धि की तुलना में उत्थान अधिक होता है। मतलब ऊपर से कटाव भी होता है, अपर्दन भी होता है और उत्थान भी होता है, जिससे क्या होगा, निम्नवर्ती अपर्दन की तुलना में उत्थान अधिक होता है। इस तरह लगातार निम्नवर्ती अपर्दन तथा घाटी गर्तन के कारण सक्रिय तथा वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। चूँकि घाटी गर्तन की दर उत्थान की दर से कम होती है, अतः निरपेक्ष उच्चावच में निरंतर वृद्धि होती रहती है। मतलब इसका सारांश यह है कि उत्थान अधिक होता है, अपर्दन कम होता है उत्थान की तुलना में, तो ऊंचाई लगातार बढ़ती जाती है। तो इसीलिए बढ़ती विकास की अवस्था कहते हैं इसको। दूसरी है ग्लिक फार्मिंग इंटीवक्लुंग। इसका मतलब है कि स्थल रूपों के समान विकास की प्रावस्था, अर्थात उत्थान की दर तथा निम्नीकरण या अपर्दन की दर के आधार पर इस प्रावस्थाओं को 3 भागों में बांटा गया है, स्टेज ए, स्टेज 2, स्टेज 3। कुल मिला के इसमें क्या है, पहली अवस्था में उत्थान अधिक हो रहा था, अपर्दन कम हो रहा था। इस अवस्था में उत्थान और अपर्दन दोनों बराबर बराबर हो रहे हैं, जिसको भी इन्होंने 3 विभागों में विभाजित किया। प्रथम है, इस प्रावस्था में बढ़ती दर से उत्थान होता है और निरपेक्ष उच्चावच में अभी भी वृद्धि होती रहती है। दूसरी अवस्था में निरपेक्ष उच्चावच में न तो वृद्धि होती है और न ही हास्य होता है। और तीसरी लास्ट अवस्था से, इसमें स्थलखंड का उत्थान समाप्त हो जाता है। उत्थान समाप्त हो गया तो सीधी सी बात है कि अपर्दन द्वारा शिखर तल की ऊंचाई या निरपेक्ष उच्चावच में कमी होने लगती है, परंतु शिखर तल का निम्नीकरण जारी रहता है, परंतु सापेक्ष उच्चावच स्थिर रहता है। और लास्ट की अवस्था है आबस्तिजिंडे इंटीवक्लुंग। इसका मतलब है स्थल रूपों का घटती दर से विकास की प्रावस्था, क्योंकि उत्थान खत्म हो गया। उत्थान खत्म हो गया तो अपर्दन लगातार चल रहा है, तो जो भी स्थल रूप है वो नीचा हो जाएगा। और इस अवस्था में पार्श्ववर्ती अपर्दन, मतलब लेटरल इरोजन, मतलब साइडों में जो अपर्दन होता है वो लंबवत या निम्नवर्ती अपर्दन की तुलना में बहुत अधिक होता है। तो पार्श्विक अपर्दन होगा या साइड में अपर्दन होगा तो घाटी की गहरा होने की तुलना में घाटी की चौड़ाई अधिक हो जाती है। मैंने डेविस के सिद्धांत में भी आपको बताया था। और स्थल रूपों में हाश होगा और निरपेक्ष उच्चावच में तेजी से गिरावट होने लगती है, क्योंकि उत्थान तो समाप्त हो जाता है। अब इन्होंने लास्ट में क्या किया कि निरपेक्ष उच्चावच में तेजी से गिरावट होने लगती है क्योंकि उत्थान समाप्त हो जाता है, परंतु जल विभाजकों के शिखरों की ऊंचाई में अधः क्षय, डाउन वेस्टिंग द्वारा तेजी से कमी होती है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में भी आता है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है अधः क्षय या डाउन वेस्टिंग। सापेक्ष उच्चावच भी गिरने लगता है। जल विभाजकों के शिखर की तल की ऊंचाई में अपर्दन के कारण तेजी से कमी आती है। लास्ट में इन्होंने कई तरीके के ढाल बताए कि घाटियों के पास ढाल में अब भी समानांतर निवर्तन चलता रहता है और घाटी के पास ढाल में 2 भाग हो जाते हैं। ऊपरी भाग का ढाल खड़ा होता है, इसे गुरुत्व ढाल या वास्तुंजन कहते हैं।
और जो निचले वाला भाग है उसे वाश ढाल या होल्डन हैंग कहते हैं। और जो मैंने डेविस के सिद्धांत में बताया था कि उन्होंने कहा कि जिन चट्टानों का अपरदन लास्ट में नहीं होता या हार्ड रॉक के रूप में रहते हैं, डेविस ने उन्होंने क्या कहा था, मोनार्ड, जबकि यहाँ पेंक साहब कहते हैं इन्हें इंसेलबर्ग। और लास्ट में जब समतल मैदान बन जाता है तो डेविस साहब ने कहा था समतल प्राय मैदान, इसकी जगह पेंक साहब ने यूज में लिया इन जंप। तो स्टार्ट किससे किया था इसको, प्राइमरम्प से, और एंड कहाँ पे जाके होता है, एंड जंप पे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके वीडियो क्या इमेज भेज दूंगा दोनों के, डेविस के अपर्दन के सिद्धांत का डायग्राम ग्राफ और पेंक के अपर्दन सिद्धांत का ग्राफ, और पीडीएफ भेज दूंगा। तो पीडीएफ और डायग्राम से और इस वीडियो से तीनों को आप अगर कंपाइल करोगे तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।